लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संतति के 6वें भाग के 5वें बयान में हम लिखाए हैं कि कमलिनी ने जब कमला को माया रानी की कैद से छुड़ाया तो उसे ताकीद कर दी कि तू सीधे रोहतास गढ़ चली जा और किशोरी की खोज में इधर उधर घूमना छोड़कर बराबर उसी किले में बैठी रहे। कमला ने ये बात स्वीकार कर ली और बीरेंद्र सिंह के चुनार गढ़ चले जाने के बाद भी कमला ने रोहतास गढ़ को नहीं छोड़ा। ईश्वर पर भरोसा करके उसी किले में बैठी रही। यद्यपि उस किले का जनाना हिस्सा बिल्कुल सूना हो गया था, मगर जब से कमला ने उसमें अपना डेरा जमाया तब से 20-25 औरतें जो कमला की खातिर के लिए राजा बीरेंद्र सिंह की आज्ञानुसार लौंडियों के तौर पर रखी गई थीं, वहां दिखाई देने लगीं। जब राजा बीरेंद्र सिंह यहां से चुनारगढ़ की तरफ रवाना होने लगे तब उन्होंने भी कमला को ताकीद कर दी कि तू अपनी अय्यारी को काम में लाने के लिए इधर उधर दौड़ना छोड़ के बराबर इसी किले में बैठी रही हो, और यदि चारों तरफ की खबर लिए बिना तेरा जी न माने तो हमारे जासूसों को जो ज्योतिषी जी की मातहती में है जहां जी चाहे भेजा कीजिए। इसी तरह ज्योतिषी जी को भी ताकीद कर दी कि कमला की खातिरदारी में किसी तरह की कमी न होने पावे, तथा ये जिस समय जो कुछ चाहे उसका इंतजाम कर दिया करना। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी ने कमला की बड़ी खातिर की। कमला बड़े आराम से यहां रहने लगी और जासूसों के जरिए से जहां तक हो सकता था चारों तरफ की खबर भी लेती रही। आज बहुत दिनों के बाद कमला के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। आज वो बहुत खुश है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आज उसकी खुशी का अंदाजा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेज सिंह के हाथ की लिखी चिट्ठी कमला के हाथ में दी, और जब कमला ने उसे खोलकर पढ़ा तो ये लिखा हुआ पाया। मेरे प्यारे दोस्त ज्योतिषी जी, आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए कि हम अय्यार लोग किशोरी, कामनी, कमलनी, लाडली और तारा को एक साथ लिए हुए रोहतास गढ़ की तरफ आ रहे हैं। अस्तु जहां तक हो सके पालकियों और सवारियों के अतिरिक्त कुछ फौजी सवारों को भी साथ लेकर तुम स्वयं डेहना पहाड़ी के नीचे हम लोगों से मिलो। तुम्हारा दोस्त तेज सिंह। इस चिट्ठी के पढ़ते ही कमला हद से ज्यादा खुश हो गई और उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। गला भर आया और कुछ देर तक बोलने या कुछ पूछने की सामर्थ्य न रही। इसके बाद अपने को संभाल कर उसने कहा, ये चिट्ठी आपको कब मिली? अभी तक गए क्यों नहीं? ज्योतिषी, ये चिट्ठी मुझे अभी मिली है। मैं तेज सिंह के लिखे बामुझे इंतजाम करने का हुक्म देकर तुम्हारे पास खबर करने के लिए आया हूं और अभी चला जाऊंगा। कमला, आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी उनसे मिलने के लिए ऐसे समय अवश्य चलूंगी, मगर मेरे लिए भी पालकी का बंदोबस्त कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में दूसरे ढंग पर वहां जाने से मालिक की इज्जत में बट्टा लगेगा। ज्योतिषी जी, बेशक ऐसा ही है। मैं पहले ही से सोच चुका था कि तुम हमारे साथ चले बिना न रहोगी, इसलिए तुम्हारे वास्ते भी इंतजाम कर चुका हूं। पालकी ड्योढ़ी पर आ चुकी होगी, बस तैयार हो जाओ, देर मत करो। कमला झटपट तैयार हो गई और ज्योतिषी जी ने भी तेज सिंह के लिखे बमुजिब सब तैयारी बात की बात में कर ली। घंटे भर ही के बाद रोहतासगढ़ पहाड़ के नीचे 500 सवार चांदी सोने के काम की पालकियों को बीच में लिए हुए डेहना पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, और पहर भर के बाद वहां जा पहुंचे जहां तेज सिंह, किशोरी इत्यादि को एक गुफा के अंदर बैठाकर अय्यारों तथा बलभद्र सिंह को साथ लिए ज्योतिषी जी का इंतजार कर रहे थे। तेज सिंह तथा अय्यार लोग खुशी खुशी ज्योतिषी जी से मिले। कमला की पालकी उस गुफा के पास पहुंचाई गई जिसमें किशोरी और कमलिनी इत्यादि थीं, और कहार सब वहां से अलग कर दिए गए। वो गुफा जिसमें कमलिनी और किशोरी इत्यादि थीं ऐसी तंग न थी कि उनको किसी तरह की तकलीफ होती, बल्कि वो एक आड़ की जगह में और बहुत ही लंबी चौड़ी थी, और उसमें चांदना बखूबी पहुंचता था। तारा सिंह की जुबानी जब किशोरी ने ये सुना कि कमला भी आई है तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई, और जब तक वो पालकी के अंदर से निकले तब तक किशोरी स्वयं खोह के बाहर निकल आई। कमला ने किशोरी को देखा और बड़े जोर और मोहब्बत से लपक कर किशोरी के गले से लिपट गई, और किशोरी ने भी बड़े प्रेम से उसे दबा लिया
तथा दोनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपाटप गिरने लगीं। कमलिनी ने दोनों को अलग किया और कमला को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद कामनी, लाडली और तारा भी बारी बारी कमला से मिली। उस समय सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और सभी के दिल की कली खिली जाती थी। किशोरी, कामनी, तारा और लाडली को मालूम हो चुका था कमला भूतनाथ की लड़की है और वे सब भूतनाथ से बहुत रंज थी। मगर कमला की तरफ से किसी का दिल मैला न था, बल्कि कमला को देखने के साथ ही उन पांचों के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जैसी सच्चे प्रेमियों के दिल में हुआ करती है। मगर अफसोस कि अभी तक कमला को इस बात की खबर नहीं हुई कि भूतनाथ उसका बाप है और उसने बड़े बड़े कसूर किए हैं। किशोरी, कमलिनी और कमला इत्यादि की मोहब्बत भरी बातचीत कदापि पूरी न होती यदि तेज सिंह वहां पहुंचकर ये न कहते कि अब तुम लोगों को यहां से बहुत जल्द चल देना चाहिए, जिससे सूर्यास्त के पहले ही रोहतासगढ़ पहुंच जाए। पालकियां गुफा के आगे रखी गई। कमलिनी, किशोरी, कामनी, कमला, लाडली और तारा उन पर सवार हुईं। कहारों को आकर पालकी उठाने का हुक्म दिया गया और खुशी खुशी सब कोई रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए। सूर्य अस्त होने के पहले ही सवारी रोहतासगढ़ किले के अंदर दाखिल हो गई। किले का जनाना भाग आज फिर रौनक हो गया, मगर महल में पैर रखते ही एक दफे किशोरी का कलेजा दहल उठा, क्योंकि इस समय उसने पुनः अपने को उसी मकान में पाया जिसमें कुछ दिन पहले बेबसी की अवस्था में रहकर तरह तरह की तकलीफें उठा चुकी थी, और इसके साथ ही साथ उसको लाली और कुंदन की बातें याद आ गईं। केवल किशोरी ही को नहीं, बल्कि लाडली को भी वो जमाना याद आ गया, क्योंकि यही लाडली लाली बनकर उन दिनों इस महल में रहती थी जिन दिनों किशोरी यहां मुसीबत के दिन काट रही थी। लाडली तो किशोरी को पहचानती थी, मगर किशोरी को इस बात का गुमान न था कि वो लाली वास्तव में यही लाडली थी जो आज हमारे महल में दाखिल है। महल में पैर रखने के साथ ही किशोरी को वे पुरानी बातें याद आ गईं और इस सबब से उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उदासी छा गई। साथ ही पुरानी बातें याद आ जाने के कारण लाडली की निगाह भी किशोरी के चेहरे पर जा पड़ी। वो उसकी अवस्था को देखकर समझ गई कि इस समय से पुरानी बातें भी याद आ गई हैं। उन्हीं बातों को खुद भी याद करके इस समय अपने को और किशोरी को मालिक की तरह या दूसरे ढंग से इस मकान में आए देख के और किशोरी के चेहरे पर ध्यान पड़ने से लाडली को हंसी आ गई। उसने चाहा कि हंसी रोके, परंतु रोक न सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे किशोरी को कुछ ताज्जुब हुआ और उसने लाडली से पूछा, क्यों, तुम्हें हंसी किस बात पर आई? लाडली, यूं ही हंसी आ गई। किशोरी, ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कोई भेद है, क्योंकि कई दिनों से हमारा तुम्हारा साथ है, पर इस बीच में व्यर्थ हंसते हुए हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ सही बात क्या है? लाडली, तुम्हें विचित्र ढंग से घबराकर चारों तरफ देखते हुए देखकर मुझे हंसी आ गई। किशोरी, केवल यही बात नहीं है, जरूर कोई दूसरा सबब भी इसके साथ है। कमलिनी, मैं समझ गई, बहन मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। बेशक लाडली के हंसने का दूसरा सबब है जिसे वो शर्म के मारे नहीं कहना चाहती। किशोरी, कमलिनी की कलाई पकड़कर, अच्छा बहन तुम ही बताओ कि इसका क्या सबब है? कमलिनी, इसके हंसने का सबब यही है कि जिन दिनों तुम इस मकान में बेबसी और मुसीबत के दिन काट रही थी, उन दिनों ये लाडली भी यहां रहती थी और इससे तुमसे बहुत मेल मिलाप था। किशोरी, ताज्जुब से, तुम भी हंसी करती हो? क्या मैं ऐसी बेवकूफ हूं जो महीनों तक इस महल में लाडली ही के साथ रही और फिर भी उसे पहचान न सकूं? कमलिनी, हंसकर, ये तो मैं नहीं कहती हूं कि उन दिनों इस महल में लाडली अपनी असली सूरत में थी। मेरा मतलब लाली से है। वास्तव में ये लाडली उन दिनों लाली बनकर यहां रहती थी। किशोरी, ताज्जुब से घबराकर और लाडली को पकड़कर, है, क्या वास्तव में तुम लाली ही थी? लाडली, इसके जवाब में हां कहते मुझे शर्म मालूम होती है। अफसोस उन दिनों मेरी नीयत आज की तरह साफ न थी, क्योंकि मैं दुष्टा माया रानी के अधीन थी। उसे मैं अपनी बड़ी बहन समझती थी और उसी के आज्ञानुसार एक काम के लिए यहां आई थी। किशोरी, उफ़, तब तो आज बड़े बड़े भेदों का पता लगेगा जिन्हें याद करके मेरा जी बेचैन हो जाता था, और इस सबब से मैं और भी परेशान थी कि उन भेदों का असल मतलब कुछ मालूम न होता था। अब तो मैं बहुत कुछ तुमसे पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा। कमलनी,
हाँ हाँ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मगर घबराती क्यों हो? इस समय हम लोगों को केवल यही काम है कि ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसकी कृपा से हम लोग हजारों दुख उठाकर ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां हमारे दुश्मन रहते थे और जिसे अब हम अपना घर समझते हैं। लाडली किशोरी से। बेशक ऐसा ही है। केवल एक यही बात नहीं, और भी कई अद्भुत बातें तुम्हें मालूम होंगी। जरा सब्र करो, सफर की हरारत मिटाओ और आराम करो। जल्दी क्यों करती हो? अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।